Hello students, in the last lecture we were discussing atomic properties of elements of group 16. So today in this lecture we are going to continue the atomic properties, and our next atomic property is electron gain enthalpy. इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ई जी से. डेल्टा एच ई जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. डेफिनेशन क्या हो जाती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑक्सीजन जो है इसके एक एटम को आप गैसियस स्टेट के अंदर जो है वो लीजिए और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, तब जो एनर्जी रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यहां अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं ऑक्सीजन की, तो ये रिलीज करता है 140 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी. तो डेल्टा एच ई जी जो है 141 क्या लिखा जाएगा? -141 किलोजूल पर मोल. दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन एटम. इसी तरीके से सल्फर जो है, इसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये S नेगेटिव बनाता है प्लस रिलीज करता है 200 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हो गई? 200 किलोजूल पर मोल. इसी तरीके से सेलेनियम जो है उसको भी हमें गैसियस स्टेट में लेना होगा. एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्या बनाएगा? ये बनाएगा, प्लस रिलीज करता है 195 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी. तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हो गई? -195 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. टेलुरियम इसी तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनाता है? टेलुराइड आयन. प्लस ये रिलीज करता है, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? तो बुक्स में आपको वैल्यूज दे रखी है. इट रिलीजेस 190 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हो गई? -190. एंड लास्ट इज पोलोनियम. पोलोनियम को आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कीजिए, तो ये रिलीज करता है 174 किलोजूल ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -174. So these are the values of electron gain enthalpy that is given to us in the books. You can refer this from your book. तो पोलोनियम की यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यूज, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो. पोलोनियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गैसियस स्टेट में लेना है इसको, तो क्या देखने को मिलती है? 174 किलोजूल ऑफ एनर्जी. तो इसको हम क्या लिखेंगे? दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं, जनरल ट्रेंड क्या कहता है? जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, एटम जो है उसकी साइज क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है. ठीक है, एटम साइज में बड़ा होता जाएगा. जब एटम साइज में बड़ा होता जाएगा, ये ऑक्सीजन का एटम है, सल्फर का एटम साइज में और बड़ा हो गया, सेलेनियम का एटम साइज में और बड़ा हो गया. तो जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाएगा, ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, दिस इज योर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. और इसी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर ऐड होगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी एक छोटे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर होती है, क्योंकि छोटा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ज्यादा पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जितना ज्यादा एटम बड़ा होता जाएगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. ठीक है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में एक्सपीरियंस करेगा? छोटे एटम के अंदर एक्सपीरियंस करेगा. तो जनरल ट्रेंड ये कहता है कि भाई जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए. तो देखो यहाँ पर
-200 थी, फिर 195, फिर 190, फिर 174। तो यहां तो हमें जनरल ट्रेंड जो है वो फॉलो होता हुआ दिख रहा है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में। लेकिन ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन ने यहां पर एक एक्सेप्शन शो कर दिया। ऑक्सीजन जो है बाकी सभी एलिमेंट से सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो कर रहा है, जबकि साइज जो थी वो इसकी सबसे ज्यादा छोटी थी। तो ऐसा क्या हो गया ऑक्सीजन के अंदर कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो सबसे कम नेगेटिव है। तो इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि ऑक्सीजन का एटम साइज में इतना छोटा है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पर अकोमोडेट करने की जगह नहीं है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन आके और अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, वो ऑलरेडी क्राउडेड है। छोटा शेल था, उसमें पहले से 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भाई एक और इलेक्ट्रॉन तुम लेके आ रहे हो, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं और इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है। तो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के चक्कर में रिपल्शन बढ़ गया और रिपल्शन ने क्या कर दिया, एनर्जी जो रिलीज हो रही थी उसको कम कर दिया। कोई भी रिपल्सिव फोर्स किसी एटम के अंदर क्या करता है, एनर्जी की वैल्यू को कम करने की बजाय उसको बढ़ा देता है। तो इसका इफेक्ट हमें यहां देखने को मिलता है। उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन बाकी एलिमेंट्स में जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही हो रहा है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। तो जनरल ट्रेंड लिख लो और ये एक्सेप्शन लिख लो। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन ऑक्सीजन जो है उसकी एक्सेप्शनली लोवेस्ट वैल्यू देखने को मिलती है। एक्सेप्शन नोट कर लेना, ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज। ये रीजन है इस चीज का ना, रीजन है इस एक्सेप्शन का, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन experience repulsion from the valence electron, hence amount of energy released decreases। तो इस वजह से एनर्जी उतनी रिलीज नहीं हो पाती जितनी हमने सोची थी। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जाए तो अभी हमने डिस्कस किया, अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, दो एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ये एटम इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी होती है। इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जिसने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, और जिसने नहीं खींच पाया जो एटम, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। तो इसको हमेशा हम क्या करते हैं, कंपैरिजन में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो डेफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब हम इस ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इस ग्रुप का है दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इसके बाद आ जाता है सल्फर का नंबर, इसके बाद सेलेनियम का नंबर, इसके बाद टेलुरियम का नंबर और लास्ट में है पोलोनियम का नंबर 1.74. तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो ट्रेंड क्या कहता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. ठीक है, और क्यों डिक्रीज हो रही है, इसका कारण क्या है. तो देखो बच्चों, एटम जितना साइज में बड़ा करते जाओगे उतना ही जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा. जितना ज्यादा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर जाएगा उतना ही क्या रहेगा, इसके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो जाएगी और इसको कोई दूसरा एटम इजीली क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा. तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ती है, इस वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी के साथ शेयर किया गया है तो दूसरा एटम इसको इजीली क्या कर सकता है, अपनी तरफ पुल कर सकता है, इस डिस्टेंस का फायदा उठा सकता है. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो मतलब एटॉमिक साइज बढ़ा रहे हो. एटॉमिक साइज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाना. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर होगा किसी के साथ वो इजीली क्या हो सकता है, यहां से अपनी तरफ विड्रॉ किया जा सकता है. तो यही कारण था. तो रीजन क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप. इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई. एक और कारण भी आप यहां पर लिख सकते हो, ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, पोलोनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोवेस्ट है. जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका ये मतलब है. तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ग्रुप का वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत जो है वो नहीं है. ठीक है, और जिसकी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की ताकत नहीं होती वो क्या करते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है. इस वजह से इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ये जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम है. खींचने की ताकत कम है तो इलेक्ट्रॉन देने की ताकत ज्यादा है, और देने की ताकत ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मेटल हो गया. तो पोलोनियम जो है उसका मेटालिक कैरेक्टर है बिकॉज इट हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दिस ग्रुप. ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात. तो यहां पर बच्चों हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं. अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे. चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या कहती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16. सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है नेचर की. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. स्टार्टिंग के दो मेटल्स कैसे हैं, नॉन मेटल हैं. क्यों है नॉन मेटल, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी क्या है, हाईएस्ट है. तो नॉन मेटालिक वाली प्रॉपर्टी का ये जो है ये कहलाते हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स. एंड लास्ट वन इज मेटल. एक बात नोट करना बच्चों, यहां पर पोलोनियम जो है, पीयू का मतलब है पोलोनियम, इस एलिमेंट का नाम है, इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है एंड इट हैज हाफ लाइफ टाइम ऑफ 13.8 डेज. तो काफी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. 13.8 डेज में कितना हो जाता है, आधा डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है, तो नोट कर लेना इस ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है. ये हो गया नेचर. चलो, तो इस वेरिएशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम
मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम हो रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास डेंसिटी। सेकंड इज डेंसिटी। तो डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। एलिमेंट्स की डेंसिटी अगर कैलकुलेट की जाए तो जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एटम्स का वजन जो है वो भारी होता जाता है, ठीक है, एटम्स की साइज बढ़ती है, उनका मास बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं, इस वजह से एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, साथ साथ साइज भी इंक्रीज होती है, तो मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन का एटम साइज में छोटा है, सल्फर का एटम साइज में बड़ा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की साइज जो है वो छोटी है, मतलब इसकी वॉल्यूम जो है वो कम है। लेकिन अगर मैं सल्फर के एटम की वॉल्यूम देखो तो इसकी वॉल्यूम इससे ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो मास भी बढ़ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना रहता है 16, सल्फर का कितना रहता है 32, तो सल्फर का एटम जो है उसका एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो बच्चों, डेंसिटी जो है इसमें मास का इंक्रीज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, इसीलिए किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज, और इसका रीजन क्या आएगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम the atomic mass increase and atomic volume also increase, hence but the increase in atomic mass is more considerable। एटॉमिक मास का इंक्रीज जो है वो ज्यादा होता है, मोर कंसिडरेबल देन एटॉमिक वॉल्यूम, इस वजह से डेंसिटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। तो बुक्स में आप देख सकते हो डाटा दे रखा है, हालांकि डाटा जो है वो कभी पूछा नहीं जाता आपसे, बट स्टिल आप जो है वो डाटा को रेफर करके और इस पॉइंट को याद रख सकते हो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनकी अगर डेंसिटी की बात की जाए तो ऑक्सीजन हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सल्फर की 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेलेनियम की देखते हैं 4.19, इसकी 6.25, और इसका डाटा नॉट अवेलेबल। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं डेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में देखिए क्या देखते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहां पर डाटा लिख रहा हूं आपको, ये पॉइंट समझाने से पहले। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सबसे पहले बात कर रहे हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की, फिर हम देखेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट जब हम देखते हैं इस ग्रुप का तो 55, 393, 400, ये सारे टेम्परेचर केल्विन में है। सॉरी ये 490 है। इसके बाद टेलुरियम जो है इसका 725 एंड लास्ट इज 520। सो दिस इज द डाटा ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम डाटा देखें तो 90, 718, 958,
12601235, ये डाटा है बॉइलिंग पॉइंट का। तो अब इस डाटा को अगर बच्चों आप देखते हो ध्यान से, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका क्या है, सबसे कम है। बाकी सारे जो है वो 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये अकेला 2 डिजिट नंबर है। इसके बाद सडनली सल्फर जो है उसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ऑक्सीजन के अगला एलिमेंट जो है, और फिर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन लास्ट में यहाँ पर फिर से क्या हो गया, 700 से 520 डिक्रीज हुआ। 2 एक्सेप्शन मिल गए मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है, एक्सेप्शन मिल गए 2। एक तो मिल गया ऑक्सीजन और दूसरा मिल गया पोलोनियम। जनरल ट्रेंड क्या कहते हैं, देखो जनरल ट्रेंड ये कहता है कि ऊपर से नीचे आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। जनरल ट्रेंड ये कहता है melting point and boiling point increase down the group, increase down the group। लेकिन ऑक्सीजन ने और पोलोनियम ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया। ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहा है, और पोलोनियम जो है वो भी क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। कारण क्या है इसका, तो देखो इन दोनों का हम रीजन समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेप्शन नोट कर लेना ये यहां पर, ऑक्सीजन हैज एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। रीजन क्या है इसका, ऑक्सीजन एंड पोलोनियम शो वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट। रीजन क्या है, सबसे पहले रीजन लिखते हैं ऑक्सीजन का। बच्चों ऑक्सीजन जो है ये डायटोमिक होता है, मतलब ये 2 एटम्स आपस में जो है वो कनेक्ट हो पाते हैं। तो ऑक्सीजन इज डायटोमिक, ये एलिमेंटल स्टेट में मॉलिक्यूल बनाता है ऐसा। बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक, ठीक है। पॉलीएटॉमिक का मतलब सल्फर के 8 एटम्स जुड़ जाते हैं, सेलेनियम के 8 एटम्स जुड़ जाते हैं, टेलुरियम के 8 एटम्स जुड़ जाते हैं। तो जितने ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा चीज को जो है वो मेल्ट करने में। तुम्हारे पास सिर्फ 2 एटम्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर है इस तरीके से, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे पास जो है वो 8 एटम्स है जो इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा टाइम किसको लगेगा मेल्ट करने में, जो ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उसके बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, और इस वजह से जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाती है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ये क्या करते हैं, ये 8-8 एटम्स जोड़ के इस तरीके से और अपना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा शो करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो था वो सिर्फ 2 एटम्स, डायटोमिक होता है। पोलोनियम के केस में क्या हो जाता है, पोलोनियम जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट का शिकार हो जाता है। पोलोनियम इन एटम्स के जितने बॉन्ड नहीं बना पाता, ठीक है। सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट पोलोनियम do not form as many bonds as formed by other elements। या फिर ये लिख सकते हो इट डू नॉट फॉर्म, या इट फॉर्म 2 बॉन्ड लेस। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या हो जाता है, वैलेंसी 2 से घट जाती है, तो इट पोलोनियम फॉर्म्स 2 बॉन्ड लेस देन अदर एलिमेंट्स। बाकी एलिमेंट से 2 बॉन्ड कम बनाता है। इस वजह से पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, बाकी एलिमेंट से कम हो गया। लेकिन स्टिल ऑक्सीजन से ज्यादा बॉन्ड बनाता है पोलोनियम, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, ऑक्सीजन से ज्यादा था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। पोलोनियम जो है वो बाकी एलिमेंट से 2 बॉन्ड कम बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन से फिर भी ज्यादा ही बॉन्ड बनाता है। इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा कोई भी एलिमेंट सॉलिड स्टेट के अंदर, उसको हमें मेल्ट करने में उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है,
तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का भी हमने डाटा देखा था। बॉइलिंग पॉइंट में हम किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर काम आता है वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। जिसका मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बड़ा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा, और जिसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, तो इस वजह से जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, जनरल ट्रेंड क्या कहता है, जनरल ट्रेंड कहता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप atomic size increase, hence atomic size बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा फिर सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एंड वैन डर वाल फोर्सेस also increase। As a result, boiling point increase। लेकिन लास्ट में देखना पोलोनियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेल्यूरियम से थोड़ा सा कम है। टेल्यूरियम का था 1260, पोलोनियम का है 1236। कारण क्या है भाई, इसके एटम के अंदर टेल्यूरियम के जो एटम्स है ये आपस में 8 एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। पोलोनियम जो है वो क्या करता है, वो इतने बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कम एटम रहेंगे, कम एटम रहेंगे तो इसके मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया छोटा रहेगा, सरफेस एरिया छोटा रहेगा तो इसका सरफेस एरिया घट गया, मतलब वैन डर वाल फोर्स घट गया। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी थोड़ा सा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो साइज तो इसकी बड़ी थी, एटॉमिक साइज इसकी बड़ी थी, लेकिन इसने जो मॉलिक्यूल बनाए वो मॉलिक्यूल क्या है, साइज में छोटे हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम जुड़े हुए हैं। तो ये कारण है। टेलुरियम से पोलोनियम पर जब जाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है हल्का सा। तो ये हो गई बच्चों हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ कैटनेशन। टेंडेंसी ऑफ कैटनेशन, कैटनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। दिस इज टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। तो देखो बच्चों यहां पर as we move down the group, tendency of catenation first increase from oxygen to sulfur and then decrease। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ जाते हैं, सल्फर के एटम आपस में जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन का एटम जब सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ता है तो छोटी एटॉमिक साइज होने के कारण इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से इसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, अनस्टेबल बॉन्ड है इसका, और अनस्टेबल बॉन्ड है इसी वजह से ये ज्यादा बड़े चेन नहीं बना सकता, ज्यादा एटम्स को आपस में नहीं जोड़ सकता। सल्फर की एटम जो है वो साइज में बड़ी है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज्यादा दूर में फैले हुए हैं, तो भाई ये बॉन्ड बड़ा बनता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है। इस वजह से ये एक स्टेबल बॉन्ड है, और स्टेबल बॉन्ड है इसी वजह से सल्फर के अंदर कैटनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो सल्फर के 8 एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं इसी वजह से, और S8 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेबल बॉन्ड बना रहा है, इसके बॉन्ड के अंदर रिपल्शन वाला फैक्टर नहीं है। फिर इससे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ये बॉन्ड साइज में बढ़ता जाता है। बॉन्ड साइज में बड़ा होगा तो भाई इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी, और बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जाएगा। इस वजह से कैटनेशन की प्रॉपर्टी
ऑक्सीजन से सल्फर पे जाओगे तब तो तुम्हें इंक्रीज होती हुई दिखेगी, लेकिन सल्फर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं इसकी कैटनेशन की प्रॉपर्टी कम होती जाती है, क्योंकि बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाती है, इस वजह से बॉन्ड अनस्टेबल होता जाता है। तो रीजन क्या लिखेंगे हम? रीजन यही लिखेंगे यहां पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड is unstable due to inter-electronic repulsion. Hence, it do not form large molecules. ठीक है? Whereas sulfur atom forms a stable sulfur-sulfur single bond, so they show greater tendency of self-linking. ठीक है, इसके बाद में आप लिखोगे सल्फर से नीचे जा रहे हैं तो फिर ये कैटनेशन की प्रॉपर्टी कम क्यों हो रही है? क्योंकि बॉन्ड जो है फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, हेंस द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, so tendency of self-linking also decrease. तो ये हो गया कैटनेशन की प्रॉपर्टी का रीजन। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है यहां पर। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं? द चार्ज कैरीड बाय एन एटम इन द मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर इस ग्रुप के एलिमेंट्स की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है इनको एग्जिबिट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ये -2, -1, +1 और +2, ये चार ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो यहाँ पर दिखाता है। अगर ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो देखो हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? -2। -1 की बात की जाए तो H2O2 ये मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीजन पे -1। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ये है O2F2। ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनाता है सिर्फ उनमें प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। ऑक्सीजन अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो सिर्फ फ्लोरीन का एटम है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके अलावा और किसी भी एटम के साथ ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। नोट कर लेना इस पॉइंट को बच्चों। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, hence oxygen shows positive oxidation state in only its compounds with fluorine. So O2F2 and OF2, these are the two compounds in which oxidation state of oxygen is +1 and +2. इसके अलावा और किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जो है वो आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। चलिए अब चलते हैं बाकी एलिमेंट्स पे। -2, +2, +4 एंड +6। ऐसे ही सेलेनियम -2, +2, +4 एंड +6। ऐसे ही टेलुरियम -2, +2, +4 एंड +6। लास्ट में आ जाता है पोलोनियम। पोलोनियम कैसा था?
ये मेटल था, और मेटल क्या शो करते हैं, मेटल शो करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है +2 एंड +4। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमें वेरिएशन किस तरीके से देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज अगर देखी जाए तो 2 से बड़ा नंबर कोई नहीं है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पोलोनियम के केस में क्या हो गया, पोलोनियम के केस में हाईएस्ट वैल्यू जो है वो +4 हो गई, 2 नंबर से डिक्रीज हो गई। वही नाइट्रोजन वाली फैमिली वाला इफेक्ट आ गया। क्या कारण है, एक ही कारण है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, पोलोनियम जो है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट टेलुरियम से कम है। क्यों, क्योंकि ये जो है इसके इनर एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, इस वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो 2 वैल्यू लेस रहेगी। तो सेम वही रीजन आ जाते हैं। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बताओ ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 से बड़ी नहीं दिखाई देती, बाकी एलिमेंट्स के अंदर तो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाती है। और एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि पोलोनियम जो है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, बाकी एलिमेंट्स की तो +6 होती है। तो देखो इसके लिए रीजन क्या होंगे, 2 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना। एक क्वेश्चन मैंने ये बताया कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेगा, तो इसमें लिख लेना फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गए हमारे पास टोटल 3। ऑक्सीजन शो +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सप्लेन। तो आंसर क्या लिखोगे, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और इसकी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5। ये वैल्यू लिख देना। हेंस ऑक्सीजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट with its in its compounds with fluorine, in its compounds with किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो एग्जाम्पल O2F2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ऑक्सीजन की, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही OF2, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या रहेगी, +2। तो एक क्वेश्चन हो गया ये। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन जो है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें 2 से ज्यादा देखने को नहीं मिलती। क्यों, तो क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन शो अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 2। भाई 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है, इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई ना, 2। बट अदर मेंबर्स शो अप टू 6, एक्सप्लेन व्हाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। सल्फर का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। बाकी और नीचे जाओगे तो फिर से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p4। तो देखो यहां पर सेकेंड सेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे गए, और सेकंड शेल में क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही सब शेल होते हैं, 2s और 2p। यहां 2d जो है वो बन ही नहीं सकता, 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सेकंड शेल जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटेंड नहीं हो सकते, वो किसी बाहर दूसरे सब शेल के अंदर जा नहीं सकते। लेकिन इसके अंदर क्या है, थर्ड शेल है, थर्ड शेल के अंदर 3s होता है, 3p होता है, 3d भी होता है। ये क्या है, खाली पड़ा है। तो सल्फर क्या कर लेता है, सल्फर अपना ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देता है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, और जरूरत पड़ने पर एक और इलेक्ट्रॉन इधर भेज देता है, 2 इलेक्ट्रॉन करता है, 6 इलेक्ट्रॉन कर लेता है।
इस वजह से सल्फर जो है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितनी देखने को मिली 6। तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि भाई इनिशियली ग्राउंड स्टेट में क्या था, ये था, डी खाली पड़ा हुआ था, डी वेकेंट था। तो ये क्या कर सकता है, ये अपना 3s के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और 3p में से भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भेज देगा, 3d के अंदर भेज देगा। और 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अब टोटल, 2, एक आया 3s से, एक आया इससे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है इनको यूज करके बॉन्ड बना सकता है सल्फर, क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। ऐसे ही सेलेनियम 4s 4p, इसके पास 4d खाली पड़ा है, 4f भी खाली पड़ा है, दोनों ऑर्बिटल्स खाली है। खाली है तो इनके अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, अपना कॉन्फ़िगरेशन एक्सपैंड कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन एक्सपैंड करेगा तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसी तरीके से जो है वो क्या हो जाता है, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम के अंदर वैलेंसी एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे। ऑक्सीजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं थे। तो अब आप क्या लिख सकते हैं इस कंसेप्ट के बेसिस पे, ऑक्सीजन डू नॉट हैव d subshell to expand its octet, hence it do not show covalency more than 2, but other elements due to availability of vacant d orbital can expand their electrons and show maximum कोवेलेंसी ऑफ 6। तो ये हो गया। लास्ट में पोलोनियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 क्यों आ रही है, तो आपको पता है आंसर क्या लिखना है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इट्स s सबशेल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, पोलोनियम शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 which is 2 less than other elements, explain why। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप समझ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो इनएबिलिटी या अनएबिलिटी of s subshell electron to take part in bonding. This is responsible for a lower oxidation number with a value 2 less than the other elements. तो ये हो जाती है बच्चों हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। इसके बाद में हम बाकी की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।